हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए सुमित सर कुछ कारणों की वजह से काफ़ी आज दिन भर ही बिजी थे। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आपके लिए ना डिस्कशन के लिए कुछ वो टाइम निकाल पाएँ, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाए। एंड बट उनका पॉइंट था कि आप सभी की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए एंड इसी वजह से आज हम अभी एडिटोरियल डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे, राइट? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए संडे को ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, 6 नवंबर को। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर रजिस्टर करके 6 नवंबर को वो डेफिनेटली ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट अभिज्ञान को वो दे सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करके डिस्कशन के। तो देखिए आज हम टोटल 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला होगा वेस्ट टू एनर्जी से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ दूसरा हम देखेंगे रिगार्डिंग जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, किस तरह से यूनेस्को का प्रोग्राम वर्क करता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसको डिस्कशन किया जाएगा। एंड साथ ही साथ तीसरा हमारा एडिटोरियल है जीएम क्रॉप से संबंधित। देखिए आप अभी जानते हो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के बारे में, इसके रिगार्डिंग राइटर्स ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से संबंधित। देखिए अभी रिसेंटली न्यूज ये है कि दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। अब देखो ये पर्टिकुलर जो प्लांट एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि जो हमारी दिल्ली है, यहाँ पर हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं एंड उनमें से एक इशू क्या है, वेस्ट जनरेशन का। बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है, राइट? एक तो खुद अपने आप में ये वेस्ट जो जनरेट हो रहा है एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। अगर हम सोचो इसको यूटिलाइज कर पाए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, तो एक तो ये जो वेस्ट था इससे हम दूर हो पाए, ठीक है। जो वेस्ट था उसको हमने एक प्रोडक्टिव मैनर के अंदर यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो था, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हो गया और साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी आ गई। तो डुअल बेनिफिट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज प्लांट है। सिटी को क्लीन भी कर रहा है। क्लीन कैसे? क्योंकि वेस्ट जो था वो ट्रीट हो गया, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें होगी, साथ ही साथ एनर्जी जनरेट होगी। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट राइटर क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि कुछ कंसर्न्स भी हैं इसके, जो कि हम देखेंगे अभी जस्ट अभी, राइट। अब जब हम बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की, तो हमें वेस्ट टू एनर्जी से समझने का आना चाहिए कि यहाँ पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। पहला हो सकता है इंसिनरेटर के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक तरह की ना फर्नेस होती है। इस फर्नेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वेस्ट को बर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वेस्ट बर्न किया जाता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। एक तो तरीका हो गया ये। या फिर क्या हो सकता है, जैसे कि कंबस्टिबल गैसेस होती है हमारे पास, कंबस्टिबल फ्यूल्स होता है, मीथेन, ठीक है ना। जैसे किसी गैस, जैसे कि मीथेन के थ्रू हम इसका प्रोडक्शन करें, ये भी एक तरीका हो सकता है। बट जनरली जो तरीका यूज किया जाता है वो वेस्ट इंसिनरेटर्स के थ्रू जो वेस्ट को बर्न करना है उसी को यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर हम बात करें करंट स्टेटस क्या है, देखो इस तरह से आप देख सकते हो ये जैसे वर्किंग इसकी। बट कहीं ना कहीं करंट स्टेटस की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि नियरली 92 प्लांट्स इंडिया में एस्टेब्लिश हो रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर चाहे हमारा अर्बन वेस्ट हो, जैसे आप जानते हो दिल्ली के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारा वेस्ट देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमारे नियरली 92 प्लांट्स इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। एंड आने वाले टाइम में ना ये जो वेस्ट का अगर बात करें वैल्यू की टर्म्स में, ये काफी बढ़ने वाली है। कितना? 11.7 बिलियन डॉलर्स की ये जो पर्टिकुलर वेस्ट टू एनर्जी इंडस्ट्री है, एक तरह से कह लीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ही आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो काफी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इस चीज के? देखिए बेनिफिट्स बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये बात है कि जो चीज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट बर्न हो रहा था, ठीक है ना, जो वेस्ट था बेसिकली उसको हमने बर्न करने की कोशिश करी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, जो एनर्जी आई वो कुछ हद तक क्लीन होती है, पूरी तरह से क्लीन नहीं है, पर जो ट्रेडिशनली हम इंसिनरेशन यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में क्लीन है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि पूरी क्लीन है, नहीं, बट कंपैरेटिवली क्लीन है। दूसरी चीज, ये लैंड फिलिंग को अवॉइड करता है। देखो आप दिल्ली के केसेस में अगर देखोगे ना, तो दिल्ली के अगर आप आउटस्कर्ट्स पे जाओगे थोड़ा, तो आपको ना बहुत सारी बड़ी बड़ी लैंडफिल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जो इतना ज्यादा हमारे अर्बन एरियाज के अंदर इतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम कैसे अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं, यहाँ पर मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, इतना सारा जो वेस्ट जनरेट हुआ, इसको कहीं या तो आप लैंडफिल्स के अंदर करो, या फिर अगर हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगा दिए तो जो वेस्ट जनरेट हुआ
एक तरीका मिल गया ना उसको वॉल्यूम ऑफ वेस्ट को रिड्यूस करने का, बिल्कुल मिल गया। इसके साथ ही साथ एक बेनिफिट और है, व्हाट इज दैट? देखिए, होता क्या है कि जैसे इंसिनरेशन करते हैं, जब फर्नेस के अंदर हमने चीजों को बर्न किया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर कुछ चीजें तो होगी बर्न, ठीक है, जो चीजें बर्न हो जाती हैं वो होगी, कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जो बर्न नहीं होंगी, जैसे कि क्या, आपके मेटल्स। तो बचने जो चीजें बच जाएंगी जो बर्न नहीं होंगी उनमें हमें मेटल्स मिल जाएंगे, बिल्कुल। तो इन मेटल्स को ना हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, इनको रिसाइकलिंग करी जा सकती है इन चीजों की। तो एक तरह से यहां पर भी चीजें होगी, ठीक है ना। जो चीजें थी जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें ये तो बर्न हो जाएंगी, बाकी जो नहीं बनने वाली होंगी उनको हमने रिसाइकल कर लिया। तो ये भी यहाँ पर हमारे ना जो रिसोर्स था उसको हमने रिकवर कर लिया। तो ये मेजर ना 3 बेनिफिट्स राइटर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। पर बेनिफिट्स तो हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो क्या है? देखो, इसके रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग ना बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहली बात तो देखो, जो यहाँ पे वेस्ट कलेक्ट हुआ, क्या हमने उसको कहीं सेग्रीगेट किया? क्या हमने अलग अलग किया कि ये वेस्ट इस तरह से इसको ऐसे हम टैकल करेंगे, ये वेस्ट इस तरह से इसको ऐसे टैकल करेंगे? नहीं किया। और जब मैंने पिछले स्लाइड के अंदर आपको बताया कि बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, अब इस बर्न की चीजों के अंदर बहुत सारी और भी तो चीजें आ गई, ठीक है ना। जैसे इस पर्टिकुलर चीज को जो बर्न हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वहां पे भी तो इश्यूज देखने को मिलेंगे। मान लीजिए जैसे वुड थी, अब वुड को भी तो आप दोबारा से रीयूज कर सकते थे किसी ना किसी तरह से, पर वो तो हो गया बर्न। तो ये तो चीज हमें नहीं सूट करी, ठीक है ना। अदरवाइज होता क्या, अगर हम बर्न ना करते, किसी और तरीके से इसको यूज करने की कोशिश करते, तो वो हमें बेनिफिट देता, राइट। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक तरह से ना जब सारी चीजों को आपने मिक्स करके किया, जब कोई सेग्रीगेशन नहीं थी, तो हो क्या सकता है कि अमाउंट ऑफ वेस्ट जो एक्चुअल में कम होना था वो ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर सेग्रीगेशन करके करते तो शायद कम होता, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से फीजिबिलिटी के रिगार्डिंग देखो, एनर्जी तो निकल रही है, आप वेस्ट से एनर्जी निकाल रहे हो, पर की एनर्जी की कॉस्ट भी तो देखनी है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के, एक तरीका हो गया ये। पर मैं अगर आपको बोलूं कि बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, पर ये जो एनर्जी है ना ये बहुत महंगी मिलेगी, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो क्या आप खरीदना पसंद करोगे इसको? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास दूसरे सस्ते ऑप्शंस हैं, आप उनकी तरफ ज्यादा मूव करोगे। और जब कॉस्ट किसी चीज की हाई होती है, आपने देखो पैसा ज्यादा लगाया इन चीजों के ऊपर, इसको इस तरह का प्लांट बनाने के अंदर अलग अलग खर्चे और बहुत सारे कर दिए, तो पैसा बहुत ज्यादा लग गया। पर जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आया तो आउटपुट महंगा था, तो आपको तो इश्यू होगा ना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। तो इस वजह से ना इसकी फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग काफी सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा क्लीनर एनर्जी तो देता है, पर पूरी तरह से क्लीन एनर्जी नहीं देता। जो अलग अलग कार्बन कंटेंट होता है वेस्ट के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सारे इश्यूज भी हो गए, ठीक है। हेल्थ इंपैक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि जो चीजें कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं बर्न करी, बताया ना कि कुछ चीजें बर्न होंगी कुछ नहीं बर्न होंगी, तो कुछ चीजें जो नहीं बर्न होंगी वहां पर इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हो गए। उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको हम रिकवर ना कर पाए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको कहीं ना कहीं हम रिकवर कर सकते थे। पर जब ये चीजें क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, इनको वापस से रीयूज करना, ठीक है ना, किसी तरह से इसको वापस से रिकवर करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक उल्टा नेगेटिव और भी है कि ये रिसाइकलिंग के अगेंस्ट है। देखो, चीजें जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीजें आप रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रिड्यूस, जो हम 3R का प्रिंसिपल लेकर आते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। बट अगर आप ये सारी चीजें बर्न करने लग जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं ये जो हमारा एक्चुअल में प्रिंसिपल था इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। एक होता है कि आप वेस्ट जो होता है ना, आप इसको वेस्ट में से चीजों को रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, रीयूज करो। एक इसका उल्टा तरीका है, आप इसको बर्न कर दो। तो बर्न वाले से एनर्जी तो आ जाएगी, पर आप ये जो चीज हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है इस चीज को, इसके तो बिल्कुल अपोजिट वाली साइड चला गया ना ये। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो देखो, पॉजिटिव्स थे, मना नहीं कर रहे, वेस्ट टू एनर्जी के कुछ पॉजिटिव्स थे, बट चैलेंजेस भी बहुत सारे देखने को मिले। तो जरूरत क्या है, जरूरत है एक तरह की सस्टेनेबल अप्रोच लेके आने की। सस्टेनेबल अप्रोच किस तरह से, देखिए, हम ना और बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ सकते हैं। जैसे हमने देखा ना वेस्ट बहुत जनरेट हो रहा है, तो कंपोस्टिंग हो गया, बायोगैस जैसी चीजें होगी, बायोमिथनेशन, ये नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम चीजें देख सकते हैं। चीजों को रिसाइकल किया जाए, एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी लेके आई जाए। देखो, जो हमने कोई मान लो कोई प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट को हमने यूज कर लिया, वो यूज के बाद हो सकता है ना कि वो रिसाइकल किया जा पाए किसी ना किसी तरह से, उसको दोबारा से रीयूज की तरफ लेके आया जा पाए।
तो अगर हम थोड़ा सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव करें तो ये चीजें हमारे ना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह एक्ट कर सकती हैं। अगर हमें लंबे टाइम के अंदर इस चीज को देखना है तो यहीं पे काम आएगा। उसी तरह से हमारे जो रेगुलेशंस है उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। जैसे कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना उसके अंदर लिखा गया है कि सिर्फ जो इस तरह की चीजें हैं नॉन रिसाइक्लेबल वाली चीजें उनको ही आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के अंदर यूज करो। जैसे कि रबर टायर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, डिस्कार्डेड टेक्सटाइल, सिर्फ इनको ही आपने यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर डालना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ को ही डाल दो, जितना भी वेस्ट है सबको ही डाल दो। होता एक्चुअल में यही है, जितना भी कूड़ा आता है, जितना भी वेस्ट होता है, सारा का सारा इसके अंदर WTE प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर। हमें क्या करना था, इनको सेग्रीगेशन करना था, वो करा नहीं जाता। अब अगर हम इन लॉस को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को हम अच्छे से इंप्लीमेंट करें तो डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जरूरत ये भी है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो जो अपना वेस्ट है ना वो कहाँ भेज देती हैं, किसी डेवलपिंग कंट्री की तरफ इस तरह से डंप कर देती हैं, मतलब चीजें। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये वेस्ट का जो ट्रेड है इसको हमें रोकने की जरूरत है, इसको प्रोहिबिट करने की जरूरत है, तभी हम इसकी तरफ काम कर पाएंगे। तो देखो, वेस्ट टू एनर्जी अच्छा सोल्यूशन भले ही हो सकता है पर ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है ना, वेस्ट टू एनर्जी। बट लॉन्ग टर्म अगर आपको एक्चुअल में सस्टेनेबल कोई चीज तरीका चाहिए तो वो यही है सर्कुलर इकोनॉमी का। चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल किया जाए, अगर पॉसिबल हो तो उनको रीयूज किया जाए, थोड़ा बहुत रिपेयर कर लिया। इस तरह की चीजें ही आपके एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल वेस्ट टू एनर्जी से संबंधित। चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो है अ चांस टू एक्सपेंड वर्ल्ड बायोस्फीयर फुटप्रिंट। देखिए, होता क्या है कि आप जानते हो यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का ना एक प्रोग्राम है, व्हाट इज दैट, जैसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, इंडिया के अंदर भी आपको ना अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक होता है हमारा कोर एरिया। इसके साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, बफर जोन होता है। कोर एरिया होता है, एक बफर जोन होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक चीज क्या होती है, ट्रांजिशन एरिया। हम क्या देखो इंश्योर करना चाहते हैं, हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे पास जो हमारे एनवायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे पास अलग अलग जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसको मेंटेन करें। उसके साथ ही साथ हमारी जो अदर एक्टिविटीज है, चाहे आप साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लीजिए, आप ट्रेनिंग की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, ये सारी आपस में साथ में चलें। तो इस तरह से ना हमने इनको एरियाज में डिवाइड कर रखा है, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि चीजों की डेवलपमेंट एक तरह से अच्छे ढंग से हो, जहां पर इकोलॉजी को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बायोस्फीयर रिजर्व को करते हैं। अब इंडिया में भी आपको अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आप जानते हो कि 1971 में फॉर्म हुआ था। इंडिया में आज के टाइम टोटल 12 यूनेस्को के ये रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखो, जो आज का दिन है दैट इज November 3, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किया जाएगा आज से, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ये पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोई चीज पहली बार कर रहे हैं, डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। अपॉर्चुनिटी किस चीज की, कि फ्यूचर के अंदर हम इस चीज में बहुत सारे अच्छा काम कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी की तरह आप यहाँ पर देख भी सकते हो अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इनमें से 12 जो है वो यूनेस्को के साथ इंडिया में जो 12 देखने को हमें मिल जाते हैं। देखो, यहाँ पर राइटर एक बात भी बता रहे हैं कि इंडिया के आसपास ना, चाहे आप देख लो भूटान देख लो, नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, तो यहाँ पर आज के टाइम पर एक भी यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो जरूरत क्या है कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स करें ताकि इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग लेकर आए। आप एक चीज देखो ना, ये जो इकोलॉजी हो गया, ठीक है ना, या फिर जो हमारी डाइवर्सिटी है सारी इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया के अंदर ज्यादा है तो इसके बेनिफिट्स ना हमारी आसपास की कंट्रीज को भी मिलेंगे। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर इस तरह की कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसके बेनिफिट्स और जगह भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें ना ओवरऑल हमें जरूरत क्या है, इस वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम आपस में कोऑपरेशन करें। ठीक है, जो कि ये पर्टिकुलर हमें यूनेस्को प्रोवाइड भी करता है, ताकि जो कहीं भी एक जगह की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको दूसरे के साथ शेयर कर पाए, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। इसी बेसिस के ऊपर ना, कि एक एरिया के अंदर वहां पर कितनी एक हैबिटेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वहां पे स्पीशीज की एवरेज पॉपुलेशन साइज कितना देखने को मिल सकता है, वो डिटरमिन करता है हमारी वहां की कैरिंग कैपेसिटी। तो जरूरत क्या है, जरूरत है कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचर के साथ हार्मनी में रहें, ताकि जो एयर है क्लीन हो। ठीक है ना, देखो हमने ना अलग अलग चीजों की बात भी करी थी, जहां पर ना ह्यूमन भी हो, साथ में साथ एनवायरनमेंट, दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, तभी तो क्या होगा, तभी तो एक तरह से हम अच्छे एक ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है,
और इसी की बात राइटर कर रहे हैं लिविंग इन हार्मनी विद नेचर की। और यही कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व का, जहां पर क्या हो रहा है कि हम नेचर की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देख लीजिए, आप जानते हो इंडिया के अंदर यूनेस्को जो ने 2000 में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसको डेजिग्नेट किया था, राइट। और ये कौन सा था, ये था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास साउथ एशिया के अंदर ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी ना कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के इनके पास एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है यूनेस्को के द्वारा। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, आप देख भी लो। जैसे इंडिया के केस में आप देख लीजिए, इंडिया के आप देख सकते हो कि इंडिया 2023 में जो यूएन की लास्ट अभी थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि हम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं, ठीक है ना। और हमारा देखो एरिया भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एक तो इंडिया में ही है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड आप देखो, स्पेन एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। अब यहाँ पर आपको टोटल 53 आपको ये रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है, ठीक है ना। ये सारा पार्ट काफी ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम और भी नए नए बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो जरूरत क्या है, जरूरत है यहाँ पर कुछ कुछ लोकल सोल्यूशंस को लेकर आने की, ताकि जो नेचर के लिए कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, लोकली अगर हम सोल्यूशंस लेके आएंगे तो बेटर जानते हैं उन पर्टिकुलर सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को वो ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसके बेसिस पे ये चीजें करी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही देखिए, इसका एग्जामिनेशन अगर हम ढंग से करें, प्रॉपर अप्रूवल करें, ठीक है, प्लान के बेसिस पे करें, तो ये सारी चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं। एंड राइटर ना बार बार उसी चीज की बात कर रहे हैं कि साउथ एशिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जरूरत क्या है, सभी कंट्रीज को आपस में काम करने की, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये साथ में साथ इंडिया के साथ मिलकर काम करें, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल सकते हैं। एंड राइटर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कंट्रीज के अंदर, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, हर कंट्री में 2025 तक हमें एक एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी और बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, ताकि जो हमारा आइडिया था कि नेचर के साथ हम हार्मनी में रहें, वो उस पर्टिकुलर आइडिया को हम एक्चुअल में अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ, जो है जीएम क्रॉप्स एंड साइंटिफिक कंसेंट के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ना देखो इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, जिसकी बात कर रहे हैं DMH11, दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के बारे में। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली जो GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, यही पर्टिकुलर चीज है जो सारी चीजों को रेगुलेट करती है। आप सभी BT कॉटन के बारे में जानते हो, ठीक है, किस तरह से ये काफी यूजफुल रहा है हमारी कंट्री कॉरस्पॉन्डिंग। इसके अलावा और कोई वैरायटीज को हमने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है। अब जो DMH11 की बात हो रही है ना, इसको इन्वायरमेंट रिलीज के लिए इसको क्लियर कर दिया गया है, पर अभी कमर्शियल रिलीज के लिए किया गया। देखो कई लोगों को लगता है कि कमर्शियल के लिए कर दिया, नहीं, इन्वायरमेंट रिलीज के लिए इसको क्लियर कर दिया गया है। ये एक तरह से पहला स्टेप है कमर्शियल रिलीज के लिए। तो कमर्शियल रिलीज अभी नहीं हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में इसका कमर्शियल रिलीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब देखो DMH11 को ना अपने आप में पहली तो बात तो डेवलप करना ही काफी डिफिकल्ट बात थी। क्यों? क्योंकि देखो जो मस्टर्ड की हम बात करते हैं, मस्टर्ड दरअसल में ना एक सेल्फ पॉलिनेटिंग हो जाता है प्लांट, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जैसी चीजें करना, वो काफी डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि अपने आप में खुद ही पॉलिनेट कर रहा है। तो किसी तरह से इसकी हाइब्रिड वैरायटीज को फॉर्म करना, एक तो उसी में ही हमें काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिले थे, ठीक है ना। पर अब हमारे पास एक तरह से DMH11 आ चुका है, तो यहाँ पर ना काफी पॉजिटिविटी आई है सभी के अंदर कि हाँ, हम GM क्रॉप्स को काफी एक तरह से एक फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन की तरह देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यही बात करी जा रहे हैं। उसी तरह से देखिए, इंडिया के अंदर मस्टर्ड की भी अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलती हैं, बट फिर भी हमारी यील्ड काफी पुअर है, हम उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से होता क्या है, हमें ऑयल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखो, यूक्रेन वॉर हुई, उससे पूरी वर्ल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस देखने को मिली। एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी मिला कि हमें ऑयल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस थी वो हमें और कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग देखना पड़ा, क्योंकि रशिया यूक्रेन में तो क्राइसिस आ गया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि काफी इश्यूज यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को सही माना है कि हाँ, GEAC ने फाइनली इसको अप्रूव कर दिया। पर आप देखिए, जो हमारे ना इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कंसिडरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंटिफिक कम। कहने का मीनिंग क्या है, देखो कोई पर्टिकुलर क्रॉप, जो स्पेशली मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, जो GM क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, तो GM क्रॉप्स मार्केट में आएंगी या नहीं आएंगी, ये पॉलिटिकल मुद्दे बन जाते हैं। होना क्या चाहिए था, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो कि अगर कोई चीज साइंटिफिकली सही है, तो होता क्या चाहिए था कि वो GM क्रॉप उसको इंट्रोड्यूस किया जाए,
बट इंडिया में क्या होता है, मान लीजिए साइंटिस्ट ने उसको अप्रूव कर भी दिया, फिर हो सकता है वहां पे प्रोटेस्ट हो जाए किसानों के द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो हमारे वहां की जब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, फिर वो मना कर देती है कि नहीं, इस जीएम क्रॉप को नहीं कर सकते। यही बात राइटर यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए था साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर कोई चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ वो अच्छी चीज है, तो हमें इन चीजों की हमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को बैकफुट पे रखना चाहिए और हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को आगे लेके आना चाहिए। बट इंडिया में ये चीज देखने को मिली है कि अक्सर किसी चीज को अगर हमने इंट्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर, तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड जो हमारी साइंटिफिक कंसिडरेशन है वो पीछे रह जाती हैं। यही सेम चीज हमें बीटी ब्रिंजल के अंदर देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें इसी तरह से जीईएसी ने पहले भी इसको क्लियर किया था, बट इस तरह के एडिशनल टेस्ट फिर ठीक है ना बैक ट्रैक कर दिया था इस चीजों के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके साथ ही साथ देखिए, ये जो राइटर बात कर रहे हैं कि DMH11 जैसी चीजें ये अच्छी तो हैं, ठीक है ना, काफी सारी चीजें यहाँ पे वर्क भी करेंगी, बट ऐसा नहीं है कि हमारी जो भी इश्यूज थे उनको सभी को सॉल्व कर देंगी। इसके पीछे का देखो एक रीजन तो ये है, जो इसके पीछे की हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे बार्नेस बारस्टार सिस्टम, ये पहले ही आउटडेटेड हो गया है। आजकल चलता क्या है आप जानते हो, क्रिस्पर कैस9 जो हम चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, तो ये चीज आज के टाइम पे हमें आज देखने को मिलती है। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग में थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर इसका कैसा होगा। साथ ही साथ रेगुलेटरी पॉलिसी के कॉरस्पॉन्डिंग भी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं हमें देखने को मिलता, देखने को मिलता क्या है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन। होना चाहिए था क्या, होना चाहिए था इसका एग्जैक्ट अपोजिट। अगर देखिए थोड़ा जीएम मस्टर्ड को हम समझने की कोशिश करें, तो देखिए आप सभी जानते हो, एक होता है क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना, एक होता है जीन एडिटिंग। एडिटिंग में के अंदर इतना होता है कि जो जीन होता है ना, उसको कुछ पोर्शन आप वहां से कट कर देते हो, उसको एडिट कर देते हो, पर मॉडिफिकेशन के अंदर आप किसी चीज को बाहर से उसको अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, ये चीज होती है मॉडिफिकेशन। तो देखिए जब जीएम की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो इंडिया भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है इन जीएम ग्रोइंग कंट्रीज। और कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्राजील हो गया, यूएस हो गया, अर्जेंटीना, कनाडा, ये सारे पर्टिकुलर कंट्रीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी काम कर रहे हैं, इंडिया भी वन ऑफ देम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने को मिलती है कि एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए इस चीजों को यहाँ पे किया जाता है। और यही चीज यहाँ पे जीन मॉडिफिकेशन, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए के अंदर मैन्युपुलेशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल पॉलिनेशन की जगह तो उसके अंदर हम डीएनए को मैन्युपुलेट करते हैं, इसकी जगह कुछ और हम डीएनए को यूज किया जाता है, उसको एक तरह से ऑल्टर किया जाता है, ताकि जो भी उसके डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनको हम यूज कर पाए। जैसे आप जानते भी हो, कई बार हो सकता है कि कोई हर्बिसाइड हो या फिर कुछ पेस्टिसाइड्स हो, या मतलब एज इन ना कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कॉज कर सकते हो हमारे प्लांट के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको रोकने के लिए हम इस तरह के जीएम क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। और बात करें कि इसके रिगार्डिंग रेगुलेटर कौन है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग चीजों को रेगुलेट करती है, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कितना प्रोड्यूस करना है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीईएसी की है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, जो कि मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस के कॉरस्पॉन्डिंग में ये जीईएसी काम करती है। अगर बात करते हैं हम, ठीक है ना, फूड के कॉरस्पॉन्डिंग जो एफएसएसएआई, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। इंडिया के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस भी किया कि बीटी कॉटन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि सिंगल एकमात्र अभी तक क्रॉप है जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउड है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो डीएमएच है ना, वो भी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए नहीं है, राइट। और बीटी का मीनिंग क्या है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, एक तरह का बैक्टीरियम होता है जो अलग अलग जो इश्यूज होते हैं जैसे बॉल वॉर्म वगैरह, ठीक है, इससे हमें रोकता है, इस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इनको रोकता है। इवन देखो अगर हम बात करते हैं ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऐसा नहीं है कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर ही बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, इसके बेनिफिट और जगह भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत सारी हमारी जो मेडिसिन बनती हैं, वो कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन जो बनी है, वो एंटीजन को यूज करती है, जो कि इसी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसके बेनिफिट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। जो एचटीबीटी देखो, एक होता है बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस कॉटनट, उसके साथ ही एक जो एचटी आ जाता है, ये एचटी वाला मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट होता है। तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी क्रॉप हो जो कि मान लीजिए ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, ठीक है, ड्रॉट की उसको ज्यादा पानी की जरूरत ना हो, तो इस तरह के कुछ क्लाइमेट चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम अपने क्रॉप्स को बनाना चाहते हैं जो अडेप्ट कर पाए नए नए चेंजेस के हिसाब से, तो वो सारी चीजें भी इसके थ्रू पॉसिबल है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे देखो, जो सॉल्ट है, जो सैलिनिटी है, वो काफी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम
जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू ये सारी चीजें भी कर सकते हैं कि ताकि इस तरह के इश्यूज को हम सॉल्व कर पाए। अगर हम ऐसी सॉइल्स के अंदर भी अगर हम अपनी क्रॉप को लगाना चाहें तो वो चीजें भी हो गया। उसी तरह से फूड सिक्योरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। अगर ज्यादा किसी चीज की प्रोडक्शन करनी हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो, तो वो भी हो गया। जैसे हमने कॉटन में देखा ना, कॉटन चलो फूड सिक्योरिटी में तो नहीं आएगा, बट इन जनरल कॉटन की प्रोडक्शन भी तो बड़ी है। उसी तरह से जीएम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। इवन जेट्रोफा के केस में बायोफ्यूल प्रोडक्शन, आप जानते हो कि पहले हमारा टारगेट था, पहले टारगेट को हमने उसको रिवाइज किया है। अब हम बहुत ही एम्बिशियस प्लान के साथ वर्क कर रहे हैं कि हमें 2025-26 तक 20% ब्लेंडिंग चाहिए, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। तो अगर हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, वहां पर जीएम टेक्निक बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। तो बहुत सारे सेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, बट कुछ थोड़े से इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी इश्यूज हैं जो राइटर हाईलाइट कर रहे हैं। पहला हो सकता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना अक्सर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ना हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें, किसी तरह से उसके लाइफ स्पैन को बढ़ा दें, किसी तरह से हम ना हाइब्रिड हर्बिसाइड टॉलरेंट कर दें, पेस्ट को रोकें, ये सारी चीजें कोशिश करते हैं। बट अक्सर ऐसा देखा गया कि ये सारी चीजें करते करते ना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हम ऊपर फोकस नहीं करते, और वो चीज क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके साथ ही देखो, आप क्या कर रहे हो, आप प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो, बिल्कुल। अब प्लांट के अंदर चेंजेस लेके आना तो कहीं ना कहीं आप नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहे हो ना, उसके अंदर कुछ नया चीज लेके आ रहे हो। तो हो क्या सकता है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपने जो चेंजेस लेकर आए उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी है, इंडिजिनियस वेराइटी थी जो पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसका हमें फ्यूचर में लॉस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि वो खत्म ही हो जाए, वो वाली जो वाली वेराइटी है। उसी तरह से एलर्जिक रिएक्शन का पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। जब हम फूड के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह के फूड हो गया, जीएम फूड, तो हमें नहीं पता कि उसका इंपैक्ट ह्यूमन के ऊपर कैसा होगा, या फिर एक तरह से वाइल्ड लाइफ को भी थ्रेट कर सकती है, ठीक है ना। जैसे आपने जैसे बताया, जैसे टबैको हो गया, राइस हो गया, इस तरह के अगर हम जीएम प्लांट्स को यूज करें, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, कोई मान लीजिए जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ थी, माइस हो गया, डियर हो गया, अगर इन्होंने उस चीज को खा लिया तो उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो उनका पीछे का बचा हुआ चीजें रहेगी। उसी तरह से जरूरत क्या है, हमें जरूरत है बायो सेफ्टी की तरफ मूव करने की। देखिए, जब हम कहीं ना कहीं इस चीजों को यूज करते हैं ना, उसका इंपैक्ट वहां की सॉइल के ऊपर देखने को मिलता है, उसका वहां के साइड प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो जब भी हम इन चीजों को यूज करें, हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जो हमारी प्रैक्टिसेस हो वो बायो सेफ्टी की तरफ वर्क करें, ये जरूरत है हमें, ताकि हम ऐसा ना हो पाए कि उससे कुछ हमें नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल एटमॉस्फेयर के ऊपर देखने को मिले। साथ ही साथ जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ हर पर्टिकुलर सोल्यूशन को ना ऐसा मत देखो कि जीएम कर देंगे तो वो चीज हो जाएगी। जीएम एक सोल्यूशन हो सकता है, बट उसके साथ बाकी सोल्यूशन भी तो हो सकते हैं कि हम अपनी फार्मिंग को इंप्रूव करें, जिस तरह से हम ना, और फार्मिंग क्रेडिट लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाया जाए ताकि वो चीज कर पाए। पानी को कैसे यूज करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरह की चीजों का अगर हम यूज करेंगे जीएम के साथ साथ, तो सभी चीजों को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर चीज के पीछे भागेंगे तो शायद हमें रिजल्ट ना देखने को मिले। उसी तरह से जो जीईएसी है ना, उसके अंदर भी हमें टेक्निकल कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो चीजों को रिस्क देखे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्च वगैरह में तो ठीक है, पर क्या हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क वगैरह को देख रहे हैं, ये जरूरत है। साथ ही साथ लोकल लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, छोटे किसानों की नीड्स को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि लोकल सोल्यूशंस होंगे तो बेहतर हम उस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क कर पाएंगे। उसी तरह से एक होता है हमारे पास जीन बैंक्स, ताकि देखो, जो मैंने आपको बताया ना कि कई बार हमें डाइवर्सिटी लॉस होने का खतरा रहता है, जो इंडिजिनस वैरायटी है कहीं लॉस ना हो जाए, इसका काफी खतरा रहता है जीएम के अंदर। तो हमें इंश्योर क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास इस तरह से कुछ जीन बैंक्स हो, ताकि ये जो इंडिजिनस वैरायटीज है उनको प्रोटेक्ट कर पाए, एक तरह की हमारे पास रिपोजिटरी हो इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि कुछ इश्यूज भी आ जाए ना, तब भी हमारे पास एक प्रॉपर वैरायटी हो और इस चीज को हम फर्दर यूज कर पाए, ठीक है। तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल, आई होप आपको तीनों समझ आए होंगे। थोड़े एनवायरमेंट और साइंस टेक से ज्यादा लिंक थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंड मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।